सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा ही होगा। शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में हम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मोरिया अखिलेश कुमार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने इस दूसरे टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले एक विनती है आप सभी से कि जो लोग चैनल पे नए वो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए ताकि हम और दूसरे लोगों को मदद कर सकूं और हमें काम करने के लिए बल मिले, जिससे आप सभी का के लिए मैं मेहनत कर सकूं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। फिर आइए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज पे चलते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध होता है? संगठन क्या होता है? संगठन एक प्रकार का यूनियन समझिए। जैसे हमें कोई कार्य करनी होती है तो इसके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि संगठन कार्य करने की एक योजना बनाई जाती है जिसमें बहुत से लोगों का एक संगठित समूह होता है जो सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करता है। जैसे हमारा फुटबॉल टीम होता है, इसमें हर प्लेयर का पोजीशन निश्चित होता है और सभी प्लेयर अपने पोजीशन पर खेल के मैच को जीतने का प्रयास करते हैं, जो उनका लक्ष्य होता है, वो संगठन होता है। अब उस संगठन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारा संगठन आगे चल दे, यही चीज़ पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अधिकार की अतिव्याप्ति, समुचित संप्रेषण, समुचित विकेंद्रीकरण, शक्ति का प्रत्यायोजन। देखिए, तो इनमें कौन-सा संगठन का एक सिद्धांत नहीं है, उसी के बारे में उसी को उत्तर में देना है हम लोग को। तो पहला ऑप्शन है अधिकार की अतिव्याप्ति, दूसरा है समुचित संप्रेषण, समुचित विकेंद्रीकरण और शक्ति का प्रत्यायोजन। तो हम सब ऑप्शन डी की सबसे पहले बात करेंगे, शक्ति का प्रत्यायोजन। शक्ति का प्रत्यायोजन का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को शक्तियों को हस्तांतरित कर दे, किसी एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्ति न रख के हर कार्य के लिए बांट दे। जैसे हमारी फुटबॉल टीम होती है, गोलकीपर का काम जो होता है वो गोलकीपर का दे दिया जाता है, जो फॉरवर्ड का काम होता है फॉरवर्ड को दे दिया जाता है। ऐसे करके हमारी एक व्यवस्थित टीम तैयार हो जाती है, यानी सबकी शक्ति को बांट दिया जाता है। ठीक, तो ये संगठन का एक सिद्धांत होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये गलत होता है। अब ऑप्शन सी की बात करें, समुचित विकेंद्रीकरण। समुचित विकेंद्रीकरण के तात्पर्य होता है कि सभी कामों के लिए अलग अलग लोगों की नियुक्ति कर दे और सभी कामों को अलग अलग लोगों को सौंप दे। जैसे शक्ति के प्रत्यायोजन में समझाया कि हर लोगों के लिए अपने अपने कार्य दे दिए ताकि वो अपने शक्ति के अनुसार उस काम को करे। वैसे ही समुचित विकेंद्रीकरण होता है, प्रत्येक कार्य को एक आदमी नहीं कर सकता, इसीलिए सभी कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को सौंप देनी चाहिए। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होता है। समुचित संप्रेषण, देखिए जो भी कोई संगठन बनाया जाता है किसी काम के उद्देश्य के लिए, तो जितने लोग होते हैं सबके बीच एक आपसी तालमेल होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम किसी भी गतिविधि को सही तरीके से संपादित कर ले। यानी कि जो फुटबॉल टीम होता है उसमें जो हमारा गोलकीपर है, उसके बाद जो बैक खेल रहा है, फॉरवर्ड खेल रहा है, सबके बीच एक तालमेल होना ज़रूरी हो, सूचनाओं का आदान-प्रदान। इसी तो ये भी एक प्रकार का संगठन का सिद्धांत होता है जिसमें सूचनाओं को हमेशा एक दूसरे के यहाँ पहुँचाते रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होता है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, अधिकार की अतिव्याप्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो उसको उतना अधिकार ना दिया जाए कि ताकि अपने नीचे वाले को दबाना शुरू कर दे, या जो संगठन का मुखिया होता है वो सारे अधिकार को ही अपने ऊपर ले ले। तो ये क्या होता है, संगठन फिर बिखरने लगता है, टूटने लगता है, इसलिए ये संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होता है अधिकार की अतिव्याप्ति। क्लियर है? अब प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे आते हैं। कार्यशील महिला को प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। कार्यशील महिला को, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति जो होता है उसको प्रतिदिन अगर नॉर्मल वर्क कर रहा है तो प्रतिदिन उसको 0.80 ग्राम प्रति भार के अनुसार उसको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक सामान्य पुरुष होता है उसको 0.80 ग्राम उसके शरीर के पर ग्राम के पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ऑप्शन होता है हमारा 27 ग्राम,
46 ग्राम, 37 ग्राम और 50 ग्राम। तो एक आदर्श जो महिला का वेट होता है, एक कार्यशील महिला के लिए, तो उसके अनुसार जो उसको प्रोटीन की जो आवश्यकता पड़ती होती है, वो 27 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने स्वदेशी शारीरिक व्यायाम को प्रचारित करने का काम किया? ऑप्शन है वाईएमसीए मद्रास, एलसीपी ग्वालियर, एच बीपीएम अमरावती हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और पीजीसीपीई पटियाला। पीजीसीपीई मतलब पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो प्रश्न का मतलब है कि शारीरिक व्यायाम जो भारत की स्वदेशी थे, जैसे हमें सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, वर्ची भाला, मुगदल, मुष्टि और मल्लयुद्ध, ऐसे जो स्वदेशी एक्सरसाइज थे, उनका भारत में जब खत्म हो गया था, अंग्रेजों के शासनकाल में इन सबको खत्म किया गया, तो फिर कौन से संगठन ने इसको फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी ली और पूरे भारत में प्रचार प्रसार इसका किया? उसी का उत्तर देना है। तो ऑप्शन हम एक की बात करेंगे, वाईएमसीए मद्रास। वाईएमसीए मतलब यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज, सॉरी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो मद्रास होता है, ये एक विदेशी संस्था थी। अब चूंकि ये विदेशी संस्था है, तो भारत में जब इस्टेब्लिश हुई 1920 में, काम एक कॉलेज के रूप में, तो ये विदेशी खेलों को ही प्रमोट किया, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ये सब चीज़ों का, तो इसलिए इस प्रश्न का ये उत्तर गलत हो जाता है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन भी, एलसीपीई ग्वालियर। एलसीपी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1957 में की जाती है और ये आज़ाद भारत की एक संस्था थी, जिसमें उस समय भारत में स्वदेशी और विदेशी जितने भी खेल थे, सभी का प्रचार प्रसार काफ़ी पूरे भारत में फैल चुका था। तो ये शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी, जो सभी खेलों को और सभी प्रकार के एक्सरसाइज को डेवलप करने का काम कर रही थी। सिर्फ स्वदेशी खेलों का ही, स्वदेशी शारीरिक व्यायाम को ही नहीं, बल्कि विदेशी जो शारीरिक व्यायाम थे उनको भी प्रमोट करने का काम कर रही थी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम बात करें ऑप्शन डी, पीजीसीपीई पटियाला, पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पटियाला। पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पटियाला जो था, 1948 में इसकी स्थापना की जाती है। ये भी शारीरिक शिक्षा और खेल को डेवलप करने के लिए की जाती है। तो उस समय भी भारत में स्वदेशी और विदेशी जितनी भी खेल थे, सबको प्रसारित करने का इसने काम किया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, वो है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, जिसकी स्थापना 1914 में वैद बंधु अंबादास वैद और अनंत दास वैद के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य होता है कि अंग्रेजों ने जो अपने एक्ट लाए 1935 में, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, या फिर 1970 में आपका प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, तो इसके माध्यम से भारत के जो पहले के दो स्वदेशी खेल का मतलब, जैसे कबड्डी, खो खो, मुगदल चलाना, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, इन सबको खत्म करके भारी जिम जैसी एक्सरसाइज को ला दिया था। तो उसके विरुद्ध इन्होंने अपना स्वदेशी व्यायामों की शुरुआत करने का काम किया था। जो मराठा काल में हमारे समर्थ रामदास स्वामी थे, उन्हीं से सीख लेके ये काम इन्होंने शुरू शुरू की थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 होता है, निम्न में से कौन एक शोध उपकरण नहीं है? यानी कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं, ये रिसर्च का प्रश्न है, तो रिसर्च करने जाते हैं, तो वहाँ पे जब हम आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, जितने भी सूचनाएं होती हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, उसी के बारे में पूछ रहा है। कि तो ऑप्शन है स्टॉपवॉच, वीडियो कैमरा, प्रश्नावली और सर्वेक्षण। सबसे बात पहले करें ऑप्शन ए, स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच का मतलब कि जब हम किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस की जांच करें या किसी भी स्किल की टेस्ट लेते हैं हम लोग ग्राउंड पे, तो वहाँ पे हमें जब स्पीड हमारी
टेस्ट करनी हो, एजिलिटी टेस्ट करनी हो या किसी भी खेल के स्किल्स को टेस्ट करनी हो, तो वहाँ पे हमें स्टॉपवॉच की ज़रूरत पड़ती है, जो एक निश्चित समय में हमारे लेवल को बताने का काम करता है। उससे हमारे परफ़ॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। तो शोध का एक उपकरण स्टॉपवॉच हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी है वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा के माध्यम से हम वर्तमान स्थिति में हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हम अपने लैब में लाके उन रिकॉर्ड की गई घटनाओं का एक सूक्ष्मतम तरीके से अध्ययन करते हैं, जिससे कि उसके हमें उस घटना के बारे में बहुत सारी जानकारी या सूचनाएँ एकत्रित हो जाती है, तो शोध का एक इकट्ठा करने का एक उपकरण हो जाता है, इसलिए ये भी गलत होता है। प्रश्नावली, जब हम एक इंटरव्यूअर होता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू क्या होता है? हमारे ज्ञान को जानने के लिए, हमारी धैर्य, हमारी इच्छाशक्ति को जानने के लिए वो हमारे ऊपर प्रश्नों का बौछार करता है। यानी कि वो प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाता है, या जैसे हम लोग बीपीएड, एमपीएड का एडमिशन लेने गए, तो वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट किया गया, हमें प्रश्नावली मिली, हमें अब प्रश्नावली से उत्तर देना था, जिसके माध्यम से हमें अंक मिला और हमें फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे हमारी जानकारी को उन्होंने टेस्ट किया कि हम कितना पढ़े हुए हैं। तो ये भी हमें एक एक शोध उपकरण का भाग हो जाता है, इसलिए ये भी गलत। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण एक उपकरण नहीं होता है, बल्कि एक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे स्टॉपवॉच, वीडियो कैमरा, प्रश्नावली का प्रयोग करके हम आंकड़ों का इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है, वो सर्वेक्षण कहलाती है। जैसे आम अगर बोलचाल में हम लोग कहें, तो हमारे गाँवों में भी जैसे सरकार की कोई योजनाएँ आती हैं, तो कुछ लोग आते हैं और हमारे घरों में आके हमसे पूछते हैं, आपके घर में मोबाइल कितना है? तो वो क्या कि उस कहते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, आए हैं कि इस क्षेत्र में मोबाइल कितना चल रहा है। अब वो हम एक-दूसरे से पूछते हैं कि कितना कौन-सा सिम आप यूज़ करते हैं? जैसे हम अपने लोकल भाषा में समझाएँ इस चीज़ को, तो उससे क्या होता है, पता चल जाता है। तो सर्वेक्षण इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, जो एक शोध की प्रक्रिया होती है, न कि एक शोध उपकरण होता है। अगर हमारे ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक हम पहुँच सकें अपनी, और एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे सकें शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न सॉरी किस क्षेत्र में खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए, उसे सामान्यतः क्या कहते हैं? खेल प्रबंधन 2 शब्द होता है, खेल और प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें किस प्रकार की एक मैनेजमेंट व्यवस्था बनानी है, जिसके माध्यम से किसी भी काम को सुचारू रूप से, क्रमबद्ध रूप से, साइंटिफिकली हम संपादित कर पाएँ। प्रबंधन यानी पहले से ही किसी काम को करने के लिए एक दायरा बना दें, वही प्रबंधन कहलाता है। और जब हम खेल की बात करेंगे, तो खेल के क्षेत्र में जैसे कोई प्रतियोगिता करानी हो या कोई भी टेस्ट करानी हो, तो उससे जुड़े हुए पहले से हम एक योजना बना लेते हैं कि हमें किस प्रकार से कोई काम को करना होता है, तो वही खेल प्रबंधन कहलाता है। जैसे हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा एक लक्ष्य क्या होता है, फिक्स रहता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने जो मैन पावर होता है, कर्मचारी लोग होते हैं, उनको उनके माध्यम से एक नियंत्रित तरीके से, साइंटिफिकली तरीके से कैसे संपादित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो प्रबंधन होता है। यानी पहले से सब कुछ बँधा हुआ है, इसके बारे में बताता है। और जब खेल की बात करते हैं, तो यही चीज़ें, खेल को संपादित करने के लिए कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हो रही है, तो उसको संपादित करने के लिए पहले से हम टाइम टेबल निश्चित कर लेते हैं, कितने हमारे मैन पावर होने चाहिए, क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, ये सब खेल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए खेल प्रबंधन को, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है खेल मूल्यांकन, खेल नवाचार, खेल नेतृत्व और खेल प्रबंधन का क्षेत्र। देखिए, खेल मूल्यांकन, जब भी कोई हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी हम रखते हैं, ताकि आगे आने वाले खेल फिर से अगले साल हम जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराएँ, तो हम देख सकें कि हम उससे कितना बेहतर और कर सकें या क्या बदलाव करना है। तो ये खेल मैनेजमेंट के माध्यम से खेल मूल्यांकन इस प्रकार से कर दी जाती है, इसलिए इसका उत्तर ये गलत होता है। खेल नेतृत्व,
यानी कि स्पोर्ट लीडरशिप की जब बात करेंगे तो खेल प्रबंधन का एक उद्देश्य होता है कि खेल के माध्यम से लोगों के अंदर एक नेतृत्व शैली लीडरशिप विकसित की जाए, ताकि वो जब हम मैनेजमेंट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है ऑफिशियल रूप से, तो उसको ट्रेंड किया जाता है कि आपको इस काम को किस प्रकार से संपादित करनी है। तो वहाँ से हमें एक खेल नेतृत्व भी मिलता है, तो इसका उत्तर गलत हो। खेल प्रबंधन का क्षेत्र, खेल प्रबंधन का मतलब जैसे बताया कि पहले से कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करानी है तो उसका एक दायरा बना दिया जाता है मैनेजमेंट के माध्यम से। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। अब इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होता है वो खेल नवाचार होता है। खेल नवाचार का मतलब होता है नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और हम नए चीज़ को कब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम उस काम पे रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, नई जानकारियाँ इकट्ठा करके उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़नी होती है, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से कर सकें। और ये सब काम रिसर्च शोध के माध्यम से होता है, एक विज्ञान के माध्यम से होता है। ये तो ये चीज़ें खेल नवाचार जो होता है एक साइंटिफिकली चीज़ आ जाती है, जो कई रिसर्च के बाद उसमें शामिल की जाती है, तो ये खेल प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। अब प्रश्न संख्या 6 है कि अंतः विद्यालयी खेल के लाभ होते हैं। ऑप्शन है कौशल की दक्षता का विकास, जीतने पर अत्यधिक बल, व्यापक सहभागिता पर अत्यधिक जोर, और उच्च शारीरिक शिक्षा का सॉरी क्षमता का विकास। अंतः विद्यालयी खेल, जिसको हम इंट्रामुरल खेल के नाम से जानते हैं, अर्थात एडवांटेज ऑफ इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स, यानी कि एक स्कूल के दायरे में होने वाले खेल के लाभ क्या होते हैं। कौशल की दक्षता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्किल, जीतने पर अत्यधिक जोर, व्यापक सहभागिता पर अत्यधिक जोर, उच्च शारीरिक क्षमता का विकास करना होता है। जब हम एक दायरे में यानी इंट्रामुरल खेल कहलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम सबसे पहले कि हम खिलाड़ी के ऊपर जीतने का जोर नहीं देते हैं, अर्थात ये ऑप्शन सबसे पहले ही गलत हो जाता है। फिर हम बात करते हैं व्यापक सहभागिता पर जोर। हाँ, व्यापक सहभागिता पे तो हम खिलाड़ी को जोर देते हैं कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट जो होते हैं खेल में पार्टिसिपेट करें, जिसके माध्यम से उसके अंदर की शैली विकसित होती है। लेकिन इसमें और दो चीज़ें आ जाती है कि इससे क्या होता है कि जब हम पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो लक्ष्य हो जाता है इंट्रामुरल का ये कि उसको सहभागिता पर अधिक जोर दिया जाए, ताकि आप पार्टिसिपेट करो और अपने निखार को बाहर लाओ, अपने गुण को बाहर लाओ। और जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला कि जब हम कोई भी गेम खेलना शुरू करते हैं तो उसकी जो स्किल्स होती है, तकनीक होती है, उसके उसकी हमें दक्षता को प्राप्त होने लगता है, यानी कि उसका जो लाभ होता है वो कौशल की दक्षता का विकास होना शुरू हो जाता है। और जब हम पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी एक्टिविटी में, तो उससे क्या होता है, उस स्किल से संबंधित हमारे अंदर एक शारीरिक क्षमता का विकास होता है, यानी कि उस स्किल्स को, उस तकनीक को डेवलप करने के हमारे अंदर एक क्षमता विकसित होगी, यानी कि फिजिकल फिटनेस हमारी डेवलप होने का काम करेगी। तो जो अंतःविद्यालयी खेल हो गया इंट्रा स्कूल, इसका दो उद्देश्य लाभ होता है कि एक खिलाड़ी के अंदर एक इफिशिएंसी यानी किसी भी काम को, स्किल्स को करने के लिए एक दक्षता डेवलप हो जाती है। दक्षता का मतलब होता है कि जब हम किसी भी काम को या स्किल को एक निश्चित समय के अंदर में एक सही तरीके से जब संपादित कर देते हैं, तो वो हमारी कौशल की दक्षता कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल स्वरूप समझे, तो एक अप्रशिक्षित अनट्रेंड शॉट पुटर होता है, जब वो फेंकता है तो कम दूरी फेंक पाता है और उसे अधिक बल भी लगाना पड़ता है, और अपने आप को संतुलन में रखने के लिए अ, अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। लेकिन एक वहीं पे ट्रेंड शॉट पुटर होता है, गोला फेंकने वाला खिलाड़ी होता है, वो आसानी से कम बल के साथ ही और एक संतुलित वेग में रहते हुए शॉट पुट को दूरी तक फेंक देता है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर उस स्किल्स की दक्षता का डेवलप हो चुका होता है। ठीक। और तो ये इसका लाभ एक हो जाता है। और उच्च शारीरिक क्षमता का विकास, यानी कि क्षमता क्या होती है कि किसी भी कार्य को करने की हमारे अंदर उच्च
सीमा विकसित हो जाती है। यानी कि जैसे हम दौड़ रहे हैं, अगर हमारे अंदर एक खिलाड़ी 14 सेकंड में 100 मीटर को तय कर रहा है और एक खिलाड़ी 12 सेकंड में ही 100 मीटर को तय कर रहा है, तो उनकी दोनों की अलग-अलग कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। वही तो कहने का तात्पर्य होता है कि उसके अंदर उस कार्य को, इस स्किल को करने की उच्च क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दोनों इसके सही उत्तर होते हैं और यहाँ से ऑप्शन जो होता है 1 और 4, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगर ये वीडियोज़ थोड़ा लंबा आप लोग को लग रहा है तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको और छोटा करने का प्रयास करूँगा। प्रश्न संख्या 7 है, कौन से आहार तत्वों में शरीर में गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जल और वसा। यानी हमें किस प्रकार का आहार लें जिससे कि हमारे अंदर ऊर्जा न उत्पन्न, ऊर्जा अगर उत्पन्न हुई तो हमारे अंदर एक घर्षण, हमारे मसल्स के बीच एक संकुचन और प्रकुंचन की काम शुरू होता है, जिसके अंदर हम गर्मी शुरू हो जाती है। जैसे हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो ऊर्जा बर्न होती है और उससे हमारे अंदर गर्मी होती है, जिससे हमें पसीना निकलने लगता है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किससे नहीं होगी? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जल और वसा। देखिए, जो जल होता है, जल का काम शरीर को हाइड्रेट करना होता है, नमी को बनाए रखना होता है, ताकि हमारे अंदर के जो भी फंक्शन होते हैं प्रॉपर तरीके से उनके यहाँ हर जैसे न्यूट्रिशन हो, ऑक्सीजन हो या हार्मोन्स या कोई भी संदेश आसानी तरीके से पहुँचने में मदद करता है, जब हमारे शरीर में नमी बनी रहती है। जैसे अगर ब्लड का ही उदाहरण लें, तो ब्लड में 92% जल होता है, जिसके कारण रक्त प्रॉपर तरीके से पूरे शरीर में फ्लो करता है, जिससे कि हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है काम करने के लिए। तो इसका काम ऊर्जा और गर्मी के लिए नहीं होता है। तो इसका ये सही है। अब बात करते हैं हम फैट का, वसा। वसा क्या होता है? एक ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसके माध्यम एक स्रोत होता है जिसके माध्यम से हमें लॉन्ग टर्म काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, और जब ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा तो ये भी हमें गर्मी उत्पन्न करेगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्राथमिक स्रोत होता है ऊर्जा का। ये जब भी हम कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो करीब 20 से 22 मिनट तक ये हमें ऊर्जा देने का काम करता है, और जब ऊर्जा हमारे शरीर में देगा तो उसके साथ हमें गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा, तो ये भी इसका गलत होता है। विटामिन्स, विटामिन्स जो भी इसका सही उत्तर होता है, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाव करने का काम आता है। तो इस प्रकार हमने देखा ना कि जल और विटामिन ऊर्जा नहीं देते, और जब ऊर्जा नहीं देंगे तो हमारे अंदर गर्मी भी नहीं आएगी। तो इसलिए इसका जो उत्तर होता है 2 और 3, 2 और 3 जो होता है हमारा ऑप्शन इस में सही होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। अब प्रश्न 8 है कि शारीर रचनात्मक संरचना को उनकी स्थिति के अनुसार अवरोही क्रम में रखें। ठीक? तो प्रश्न को समझ लेते हैं कि जो ऑप्शन दिया गया है, शरीर के 4 एनाटॉमिकल नाम दिए गए हैं। अब वो शरीर के ऊपर से नीचे जाते हुए कौन-कौन से नाम आ रहे हैं, उसी को हमें क्रम में स्थापित करना है। तो ऑप्शन क्या होता है? ज़िफॉइड प्रोसेस, ग्लेनाइड कैविटी, कोरोकाइड प्रोसेस और एसिटाबुलम। यही चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आगे पीछे करके दिए हुए हैं। तो इसमें कौन-सा ऑप्शन सटीक बैठता है, जो ऊपर से नीचे आने पर क्रम से हमारे वो अ, टर्म आते हैं। तो देखिए, ये एनाटॉमिकल सब नाम होते हैं, तो इसमें हमें जो ज़ोफ़ाइड प्रोसेस होता है, ज़ोफ़ाइड प्रोसेस हमारी जो स्टर्नम हड्डी होती है, स्टर्नम बोन के सबसे जो नीचे का नोकीला पार्ट होता है, स्टर्नम के एकदम अंतिम छोर पर नोकीला पार्ट दिखाई देता है, उसी को हम ज़ोफ़ाइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक? तो ये तो हमारा स्टर्नम से जुड़ा हो गया। ग्लेनाइड कैविटी क्या होती है? देखिए, ग्लेनाइड कैविटी जब हम कंधे पर देखेंगे तो कंधे पे जहाँ हमारे ह्यूमरस और स्कैपुला बोन दोनों एक दूसरे के यहाँ जुड़ती हैं, उसके ठीक नीचे एक होल सा दिखाई देता है, गड्ढा सा दिखाई देता है, उसी को हम ग्लेनाइड कैविटी कहते हैं। ठीक? और फिर यानी कि हमारा जो ज़ोफ़ाइड प्रोसेस से ऊपर हमारा ग्लेनाइड कैविटी हुआ। ठीक?
उसके बाद क्रोकाइड प्रोसेस आता है। क्रोकाइड प्रोसेस जो होता है, हमारी जो ग्लेनाइड कैविटी, जैसे बताया ना, स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में एक गड्ढा दिखाई देता है, तो इसी ग्लेनाइड कैविटी के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम क्रोकाइड प्रोसेस कहते हैं। ये यानी कि ग्लेनाइड कैविटी के ऊपर क्रोकाइड प्रोसेस होता है। ठीक, तो अगर हम इसको सजाने का प्रयास किए तो सबसे पहले क्रोकाइड प्रोसेस आएगा, फिर ग्लेनाइड कैविटी आएगी, फिर जोफाइड प्रोसेस आएगा, और जो हमारा एसिटाबुलम होता है, एसिटाबुलम जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कुल्हे में पाया जाता है, तो हमारा जो फीमर बोन का जो हेड होता है, जिस हमारे कुल्हे के बोन में घुसा होता है, तो वो जो गड्ढा होता है उसी को हम एसिटाबुलम कहते हैं। यानी कि शरीर का सबसे ऊपरी भाग इस ऑप्शन के अनुसार हमारा क्रोकाइड प्रोसेस हुआ। फिर क्रोकाइड प्रोसेस सबसे पहले आता किसमें? ऑप्शन सी में आता है। हम देखते हैं क्रोकाइड प्रोसेस इसमें आता है। सॉरी 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 तो इसमें क्रोकाइड प्रोसेस सबसे पहले आ रहा है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे हमारे ग्लेनाइड कैविटी आ रही है, जो कि ठीक इसके नीचे एक होल था होता है, उसको कैविटी कहते हैं। ठीक, और तीसरा होता है जोफाइड प्रोसेस। जोफाइड प्रोसेस जो होता है हमारा स्टर्नम का नोकीला, नीचे का सबसे नीचे का नोकीला छोर हो जाता है। और चौथा स्थान पर एसिटाबुलम होता है, जो कुल्हे के बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे पाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, उस सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होता है, जो कि क्रोकाइड प्रोसेस, ग्लेनाइड कैविटी, जोफाइड प्रोसेस और एसिटाबुलम, ये एक अवरोही क्रम में स्थापित हो जाते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। इसमें हमें मेल मिलाना है कि कौन सा मैचिंग सही होता है। तो सबसे पहले सूची 1 में दे रखा है लार, एचसीएल, बाइल और इंसुलिन, और सूची 2 में रख रखा है मुंह, जठर रस, यकृत और अग्नाशय। अ, इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ें कन्फ्यूजन में लग रहा है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो पहला हमारा है लार। लार क्या होता है? मुंह में पाया जाने वाला एक लिक्विड जिसको एंजाइम कहते हैं। ये एक लार एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जिसकी प्रकृति क्षार होती है। 2 प्रकार का होता है, टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च पर काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पर काम करके माल्टोस में बदलने का काम। और दूसरा लार एंजाइम जो होता है वो माल्टेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के माल्टोस को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। यानी जो लार एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं, न कि प्रोटीन और फैट पे। और ये हमारे मुंह में 3 प्रकार के ग्रंथियां होती है, जिसको पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडुलर कहते हैं, वो मुंह में पाई जाती है। तो इसका मैचिंग जो होता है हमारा मुंह में हो जाता है। HCl, दूसरा HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये डाइल्यूट अवस्था में हमारे स्टमक, पेट में पाया जाता है। और ये जठर, जो आमाशय के अंदर पाए जाने वाली रस होता है ना, एंजाइम्स होता है, उसको हम जठर रस कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, रेनिन पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है। और ये तीनों जो होते हैं स्टमक के अंदर ही जठर ग्रंथियां होती है, उन्हीं से स्रावित होती है। तो इस प्रकार से जो जठर एचसीएल होता है वो जठर रस का एक भाग होता है, जो कि अम्लीय होता है। इसका काम होता है कि जैसे बताया ना, लार क्षारीय होता है, तो भोजन को क्षारीय बना देता है। तो उसकी क्षारकता को खत्म करने के लिए स्टमक के अंदर ये एचसीएल अम्ल पाया जाता है, जो दोनों मिलकर एक न्यूट्रल हो जाते हैं, और खाना का न तो अम्लीय रहता है न तो क्षारीय रहता है। ठीक, अब ऑप्शन 3 आता है बाइल। बाइल क्या होता है? एक प्रकार का रस होता है जो हमारे लीवर से स्रावित होता है, जिसको हम हिंदी में पित्त रस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी प्रकृति, अब इसकी प्रकृति भी अम्लीय होता है। और ये जब लीवर यानी कि यकृत से स्रावित होता है, तो ठीक यकृत के नीचे एक हरे कलर में एक भाग होता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, यानी बाइल डक्ट, उसी में जाके ये इकट्ठा रहता है। ठीक, और इसी के कारण ही हमारा जो मल होता है एक विशिष्ट रंग इसको प्रदान करने का काम करता है। और ये बाइल प्रतिदिन 1 लीटर हमारा स्रावित होता है यकृत से। तो इन सब का अगर मैच की बात करें तो बाइल की भी यकृत से मैच होता है, एचसीएल का जठर रस से मैच होता है, और लार का मुंह से। तो इंसुलिन का अपने आप ही अग्नाशय से मैचिंग हो जाता है। देखिए, इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का
हार्मोन्स होता है, देखिए जो अग्नाशय है यानी कि पैनक्रियाज, ये 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा होती है। अल्फा कोशिका को ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होती है और बीटा जो अग्नाशय की बीटा कोशिका होती है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावित होती है। और जो गामा कोशिका होते हैं वहाँ से सोमेटोस्टिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जो हमारा इंसुलिन होता है बीटा कोशिका से स्रावित होता है और बीटा कोशिका तो ये इंसुलिन क्या करती है कि शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसको ग्लाइकोजन के अवस्था में बदल के लीवर और मांसपेशियों के बीच इकट्ठा करने का काम करता है। अगर इसी यही इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम या ज़्यादा हो जाती है तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। तो इसकी भी मैचिंग अग्नाशय से होती है। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम देखेंगे तो 1, 2 और 3, 4 ये सभी मैच कर जाती है। ठीक। अब प्रश्न संख्या 10 होता है परम पूर्ति यानी सुपर कंपनसेशन। इसको इंग्लिश में सुपर कंपोजिशन कहते हैं कि प्रक्रिया में कौन सा क्रम आता है यानी कि एक सुपर कंपोजिशन जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से प्रक्रिया आती है। सुपर कंपोजिशन क्या होता है, हमें खेल प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाने का एक प्रकार का तरीका होता है। और इस सुपर कंपोजिशन की प्रक्रिया में 4 प्रकार के चरण आते हैं जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं वो चारों चरण। थकान का उच्चतम स्तर, भार देना, आराम और पुनर्स्थिति की प्राप्ति यानी कि रेस्ट और रिकवरी और ऊर्जा की क्षतिपूर्ति दे रखा है। तो इन्हीं क्रम को जो होता है कि हमें एक क्रम वाइज में व्यवस्थित करना है। तो हम थोड़ा-सा इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे कि ये एक हमारी सीमा होती है। जब यहाँ पर हमें एक भार वेट दे दिया जाता है वर्क करने के लिए, तो जब हम वर्क करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है धीरे-धीरे थकान आना शुरू होता होता है। तो हमारी कार्य क्षमता क्या होती है नीचे की ओर ग्राफ में घटती चली जाती है। जब घटने लगती है तो इ इस लेवल पर जो हमारा थकान जो होता है उच्च स्तर पे ये आ जाता है। उच्च स्तर का थकान यहाँ पे हम पा लेते हैं, ठीक? तो हम क्या करते हैं अब रेस्ट करना शुरू करते हैं, आराम करना शुरू करते हैं। जब हम आराम करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो थकान होता है और थकान के कारण जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो इससे हमारे अंदर थकान आने लगता है। तो हम रेस्ट लेते हैं तो फिर से क्या होता है ये जो थकान का ग्राफ नीचे की ओर आता है अब रेस्ट की वजह से थकान कमी आने लगती है, हम रिकवर होने लगते हैं और ये ऊपर की ओर जाने लगती है। तो ये बीच में एक तो जब हमारी थकान की पूर्व खत्म हो जाता है यहाँ पे यानी फिर से हम यहाँ पे एनर्जी खो जाते हैं यानी ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जो भी ऊर्जा हमारी क्षति होती है वो पूरी भर जाती है तो फिर हम अपने भार को लेने में सक्षम होते हैं और फिर से हम यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी सुपर कंपोजिशन कहलाती है। और तो हमने क्या देखा सुपर कंपोजिशन में सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 नंबर पे हमने भार देने का काम किया यानी कि सबसे पहले भार आएगा, फिर यानी 1 नंबर पे भार होगा। फिर हम दूसरे नंबर पे क्या देखें कि यहाँ पे काम करते-करते हम थकान के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर गए। तो हम उच्चतम स्तर को प्राप्त कर गए थकान को। तो जब थकान हमें मिला तो ये जो हमारा भाग होता है ये हमारा रेस्ट और रिकवरी का भाग होता है और ये भाग तीसरे स्तर पर आया और यहाँ पर आराम और पूर्ति जो होता है तीसरे स्थान पे आ गए। अब हम जब बात करेंगे जब रेस्ट ले लिए तो यहाँ पे हमें क्या हुआ ऊर्जा मिल गई और फिर हम काम करने के लिए तैयार हो गए। यानी जो भी ऊर्जा की खपत हमारे अंदर हुई थी वो पूरी फिर से भर गई। यानी कि हमारा जो प्रोसेस हुआ परम पूर्ति का यानी सुपर कंपोजिशन का वो हुआ। सबसे पहले हमें भार देते हैं खिलाड़ी को तो काम करने शुरू होते हैं यानी कि जो उसको कार्य देते हैं दौड़ने के लिए वो उसका भार हो गया। तो उस जब काम करने शुरू होता है तो उसके अंदर थकान आने लगती है। तो थकान आने के बाद वो रेस्ट लेता है यानी कि पहले की स्थिति में अपने को लाने का प्रयास करता है और जब लाने का प्रयास करता है तो उसके अंदर की जो ऊर्जा की क्षतिपूर्ति होती है वो भरने लगती है। तो हम ऑप्शन में इसको देख लेते हैं कौन सही सा मैच कर देता है। सबसे पहले हम ऑप्शन बी को देख रहे हैं कि 1 नंबर आगे फिर 2 नंबर को आगे। तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत और ये भी गलत होता है। अब सही उत्तर की जो मैच करेंगे तो सबसे पहले हमें भार देना है यानी कि 2 नंबर आगे आता है, फिर 1 नंबर और फिर हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन और चौथे नंबर का यानी कि हमारा जो उत्तर होता है ऑप्शन
ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। तो आज के इस सेगमेंट में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा ये प्रयास आप सभी को बेहतर लगा, अच्छा लगा और हमारी मेहनत आप लोग के काम आई, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर से एक अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। और आप सभी हमारे इसका पीडीएफ पाने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल, जिसका नाम होता है, मैं नाम अपना चैनल का लिख देता हूँ यहाँ पे। धे पी धे पीटी पर आप सभी लोग जुड़ के इसके पीडीएफ्स को आप लोग और वीडियोज भी पा सकते हैं। और अगले वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन दबाना जरूर न भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो जल्द ही आपके पास पहुंचेगी। वो होगी हमारे खेल से जुड़े करंट अफेयर्स की वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। तो आप सभी को धन्यवाद।